बजट हाइलाइट्स, इस पर हम लगातार आपको बता रहे हैं कि बजट में कौन से बड़े प्रावधान किए गए हैं। और अब हम सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी आनंद प्रताप सिंह के पास, जो कि बजट की बड़ी बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं बहुत ही अनोखे अंदाज में। आर्यन जी। शुक्रिया अजय। और निश्चित तौर से बजट पेश हो गया है। 2024 के बजट में क्या बड़ी बात है ये आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, क्योंकि डिजिटल बजट वित्त मंत्री ने पेश किया और डिजिटली किस तरीके से क्या बड़ी बातें निकल के आई हैं। तो बजट की बड़ी बात में बात की जाए तो रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के तहत 3 योजनाओं की घोषणा की गई है। ये बड़ी बात निकल के आई है, युवाओं के लिहाज से एक बड़ा मौका है। महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी मोदी सरकार। ये बजट की बड़ी बातों का हम जिक्र कर रहे हैं। वित्त मंत्री के जो पिटारे से बात निकल के आई है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं की जाएंगी स्थापित, यानी कि दूर दराज के इलाकों तक लोगों तक सरकार पहुंचेगी इन पेमेंट्स बैंक के माध्यम से। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को किया जाएगा पूरा। इस बात का जिक्र भी वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किया है। ये बड़ी बातें जो बजट में वित्त मंत्री ने रखी है उसका हम जिक्र कर रहे हैं। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन का जिक्र भी वित्त मंत्री ने किया है। और यह दिखाता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कैसे पैसा पहुंचे, इस दिशा में पूरी कोशिश की जा रही है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और उसको आगे बढ़ाने के लिए। ग्रामीण विकास के लिए इस वर्ष लगभग 2.66 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। और यह अपने आप में दिखाता है कितनी बड़ी संख्या में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल देने की कोशिश की जा रही है। नई योजनाओं के तहत एमएसएमई के लिए 100 करोड़ रुपए तक के लोन के प्रावधान का जिक्र वित्त मंत्री ने किया, यानी कि जो रोजगार ज्यादा पैदा करने की क्षमता एमएसएमई सेक्टर रखता है उसको प्रोत्साहन, एक संबल देने की कोशिश की गई है। मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है, यानी कि छोटे कारोबार करने वालों को बड़ी राहत, या कहा जाए दुगनी कर दी गई है, क्योंकि 10 लाख से 20 लाख पहुंचा दी गई है। बड़ी बातों का हम जिक्र कर रहे हैं। 100 बड़े शहरों में साफ पानी और सैनिटेशन की व्यवस्था को कैसे सुचारू किया जाए उस लिहाज से योजनाओं का भी जिक्र किया गया है, यानी कि क्लीन सिटी और स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको बेहतरी से लागू किया जाएगा इन शहरों में। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घरों को बनाने का जिक्र होगा, क्योंकि 2 करोड़ घर पहले से बने हैं और टोटल 5 करोड़ की बात है। इसमें 2 करोड़ बन चुके हैं, 3 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। ये भी जब अपने आप में घर बन रहे होंगे तो अर्थव्यवस्था का पहिया घूमेगा, क्योंकि सभी जरूरत की चीजों के लिहाज से डिमांड बढ़ेगी, उस लिहाज से सप्लाई बढ़ती नजर आएगी। महिलाओं के लिए स्टैंप ड्यूटी में भी बदलाव की बात की है वित्त मंत्री जी ने, तो अपने आप में महिलाओं के लिहाज से बड़ी बात। और महंगाई को 4% तक लाने के प्रयास होगा, जो अभी थोड़ी सी ज्यादा है। हालांकि जो आरबीआई के नॉर्म्स है उसके तहत वो कहीं बनी हुई है, बट फिर भी उसको 4% से नीचे या +- 2% जो रहता है उसके तहत लाने की कोशिश की जाएगी। बजट में गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर फोकस नजर आ रहा है। जिस प्रकार से ज्ञान का जिक्र लगातार बीजेपी करती रही और उस बात का फोकस बजट यानी आर्थिक सामाजिक नीतियों में भी देखने को मिल रहा है। अब अगर बात की जाए कुछ और बड़ी बातों की, तो आईबीसी संहिता के तहत परिणामों में सुधार के लिए होगा एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच। और ये जो एक तरीके से कोशिश ये है कि जो सरलीकरण की व्यवस्था है उसको एक तरीके से डिजिटल फॉर्म के माध्यम से लोगों के लिए आसान बनाया जाए। 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप की बात भी बजट की घोषणा में की गई है। युवाओं को बड़ी संख्या में मौका मिलेगा रोजगार के लिए और इंटर्नशिप के माध्यम से उनकी स्किलिंग भी होती नजर आएगी कि इंडस्ट्री आखिर काम कैसे करती है, उस दिशा में वो आगे बढ़ते नजर आएंगे। तो 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप का वायदा भी सरकार ने किया। बिहार को 41,000 करोड़ और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान है। ये लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा था और पूर्वी भारत के राज्यों को कैसे विकास की मुख्य धारा में और तेज गति से आगे लाया जाए उस दिशा में ये कदम है। बिहार में हाईवे के लिए 26,000 करोड़ रुपए का आवंटन वित्त मंत्री ने अपने आज के बजट भाषण में किया है और ये दिखाता है कि कैसे ढांचागत बुनियादी विस्तार वहां होता दिखाई पड़ेगा। कैंसर की 3 दवाओं पर नहीं लगेगी कस्टम ड्यूटी, यानी कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बच सके ज्यादातर लोग और उनका इलाज बेहतरी से हो सके, ऐसी 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी खत्म की गई है। बजट की प्रमुख बातों की बात की जाए तो सोना चांदी पर सीमा शुल्क 6% घट गया है। हिंदुस्तान में अब सोना चांदी सस्ता होगा, इसका मतलब यह है कि जो कस्टम ड्यूटी है उसको कम किया गया है 6% तक। तो यह अपने आप में दिखाता है कि सोना चांदी हिंदुस्तान में अब सस्ता होगा। झींगे और मत्स्य उत्पादों पर भी सीमा शुल्क जो है वो घटा दिया गया है। इसका फायदा भी पूरे इस इंडस्ट्री को मिलता नजर आएगा और खासतौर से ब्लू इकोनॉमी के लिहाज से अगर बात की जाए तो उसका एक फायदा दिखाई पड़ेगा। झींगे और मत्स्य उत्पादों को फायदा होता दिखाई पड़ेगा। कृषि के लिहाज से अगर बात की जाए, किसानों के लिहाज से बात की जाए तो आप ट्रैक्टर घूमता हुआ देख सकते हैं कि कैसे ये एक तरक्की को आगे बढ़ाता है। अभी मौजूदा महंगाई दर में
स्थिरता है, लेकिन उस स्थिरता के साथ में कैसे और उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, इस दिशा में लगातार प्रयास किए जाएंगे। खेती किसानी और किसान कृषि कल्याण को लेकर कई प्रकार की बातें और वायदे किए गए हैं इस बजट में भी। महंगाई को 4% तक लाने के हो रहे हैं लगातार प्रयास, क्योंकि महंगाई एक चुनौती बनी हुई है। जब अगर थोड़ी सी भी ज्यादा बढ़ती है, खासतौर से खाद्य महंगाई को लेकर, उसको थोड़ा कम करने की और ज्यादा कोशिश होगी। ये सरकार लगातार आश्वासन देती नजर आ रही। बजट में गरीब महिला, युवा और अन्नदाता पर फोकस है। जिस ज्ञान का जिक्र GYAN का जिक्र करते हैं, उसमें अन्नदाता किसान भी अपने आप में प्राथमिकता में शामिल है और वो नीतियों में साफ दिखाई पड़ रहा है। मुख्य फसलों के लिए उच्चतम MSP की घोषणा की गई है, जो लगभग लागत से 1.5 गुना ज्यादा जो लगातार सरकार कर रही है, उस प्रकार का प्रावधान लेकर सरकार इस बजट में भी आगे बढ़ती दिखाई पड़ती नजर आ रही है। कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुकूल किस्मों पर जोर, यानी कि मौसम जिस प्रकार से बदल रहा है, उस मौसम को ध्यान रखते हुए ऐसी किस्में हो जिस पे कम से कम प्रतिकूल असर पड़े, उसका फायदा किसानों को मिलेगा और देश के अन्न उत्पादन को मिलेगा। कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की जाएगी। आखिर किस प्रकार की तकनीक और किस प्रकार के बीजों के साथ में हम कृषि को आगे तकनीक से जोड़कर बेहतर उत्पादन ले सकते हैं किसानों का, जिसमें फायदा हो। कृषि अनुसंधान के लिए पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी, यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट को एक तरीके से संबल दिया जाएगा। कृषि अनुसंधान के लिए निजी क्षेत्र को भी शामिल करने की बात की जा रही है, यानी कि जो PPP मॉडल होता उस दिशा में भी, इस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा कि खेती किसानी के लिए निजी क्षेत्र भी आगे आए। सरकार और निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ कृषि अनुसंधान की करेंगे देखरेख, और ऐसे में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर जब कृषि को संबल प्रदान करेंगे तो शायद बेहतर और नतीजे दिखाई पड़ेंगे। कृषि सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह आवंटन दिखाता है कि किस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इसका फायदा मिलेगा। 6 करोड़ किसानों के लिए जमीन रजिस्ट्री पर जोर है, यानी कि अब हर एक पैमाइश उसका डिजिटलीकरण हो सके, एक साफ सुथरी व्यवस्था हो, किसी प्रकार का कोई एक कंफ्यूजन ना हो, उस पर भी जोर है। 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड होगा लॉन्च, और इसका विस्तार देने की बात की गई है। जो कि ऑलरेडी पहले से चला आ रही व्यवस्था, उसको और विस्तार देने की बात की गई है खेती किसानी और कृषि के लिहाज से। बजट में 2024-25 में रोजगार और कौशल प्रशिक्षण पर भी खासा फोकस दिखाई पड़ रहा है। इसका सीधा फायदा देश के युवाओं को, महिलाओं को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रधानमंत्री का पैकेज है, क्या है? कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, और ये स्किलिंग को लेके लगातार कैसे हिंदुस्तान ह्यूमन रिसोर्स की एक कैपिटल बन सके, उस पर फोकस इस बजट में दिखाई पड़ रहा है। स्किलिंग को लेकर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन और कौशल विकास कार्यक्रम, यानी कि आपकी जो डिग्री है और आपका जो कौशल है, उसके बीच का जो गैप है उसको खत्म करके आपको बाजार के तक बनाया जा सके, ये अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण है। और हम सीधे इस वक्त रुख करते हैं उत्तर प्रदेश से। वहां के मुख्यमंत्री का भी रिएक्शन आ रहा है, क्या कुछ वो कह रहा है ये आपको सुनाते हैं। के साथ साथ मध्यम वर्गीय परिवार के लिए प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में जो नए टैक्स स्लैब की घोषणा हुई है, ये सभी अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। इस पूरे बजट को अगर मैं कह सकता हूं कि यह बजट भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बदलने के संकल्प के साथ ही दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की भूमिका को और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का एक आर्थिक दस्तावेज के रूप में यह देश की संसद में प्रस्तुत किया गया है। इस 140 करोड़ जनता जनार्दन के लिए समर्पित उनकी आशा, उनकी आकांक्षा और अमृतकाल के संकल्पों को पूरा करने वाले इस बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बजट के बाद प्रतिक्रिया दी और कहा है कि अपने आप में कई ऐसे प्रावधान किए गए जिसका फायदा देश को मिलता हुआ नजर आएगा। हम जिक्र कर रहे थे बजट की बड़ी बातों का, तो उसमें कॉर्पोरेट टैक्स 58% मिलना, यह दिखाता है कि जो सरल टैक्स व्यवस्था की गई है वो उसकी वजह से है। तो यानी जो सिंप्लीफिकेशन है उसका फायदा टैक्स कलेक्शन में भी मिलता नजर आ रहा। 2/3 से ज्यादा लोग अब नई टैक्स व्यवस्था में शामिल हो गए हैं, क्योंकि 2 व्यवस्थाएं चल रही थी, पुरानी और नई। अब जबकि नई
टैक्स व्यवस्था को लोग ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं और उसमें एक तरीके से फायदा भी अब लोगों को देने का सरकार ने प्रावधान किया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अब 12.5% टैक्स होगा, ये सरकार ने इस बजट में प्रस्ताव किया है। तो अपने आप में लॉन्ग टर्म गेन, कैपिटल गेन की जो बात है उसको लेकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया 12.5%। स्टार्टअप के लिए एंजल टैक्स खत्म किया गया। जो युवा स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उनके ऊपर लगने वाला जो एंजल टैक्स है उसको खत्म कर दिया गया है। ये स्टार्टअप को प्रोत्साहन देता नजर आएगा। विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 40% से घटकर 35% हो गया, जो ये दिखाता है कि 5% का फायदा कहीं ना कहीं वो मिलता नजर आएगा। कॉर्पोरेट टैक्स के जो लोग, तमाम जो कंपनीज हैं उनको फायदा होगा। कैंसर के उपचार के लिए 3 और दवाओं से कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। इसका सीधा तरीके से कहने का मतलब यह है कि अब ये दवाएं सस्ती मिलेंगी उन रोगियों को जिनको कैंसर की इस दवा की जरूरत है। तो ये अपने आप में तमाम प्रकार के जो क्षेत्र हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। बात की जाए किस प्रकार से ग्रीन एनर्जी पे फोकस नजर आ रहा है, तो पीएम सूर्य घर योजना के तहत 1.28 करोड़ पंजीकरण अभी तक हो चुके हैं और कोशिश यही है कि देश के हर घर के ऊपर सोलर पैनल नजर आए। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री की बात है, जो कि पहले 200 यूनिट के आसपास था। अब इसको 300 यूनिट तक करने का प्रावधान का जिक्र बजट में किया गया है। यह दिखाता है कि कैसे ग्रीन एनर्जी की ओर देश एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन पे आगे बढ़ रहा है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 14 लाख आवेदन अभी तक प्राप्त हो चुके हैं और यह संख्या लगातार आगे बढ़ती जा रही। रजिस्ट्रेशन करोड़ से ऊपर हो चुके हैं। एनटीपीसी और बेल का संयुक्त उद्यम परिपूर्ण 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित होगा और यह एक तरीके से घरों के ऊपर बनने वाली बिजली को कैसे उसका फायदा लोगों तक पहुंच सके उसके लिए अपने आप में काम करता नजर आएगा। हार्ड टू एवेट उद्योगों के लिए रोडमैप भी तैयार करने की बात की गई है। स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तित के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, यानी कि जो जरूरत है उसमें फाइनेंसेस कहीं कमी ना बनने पाए, उसका ध्यान भी ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आएगा। रियल एस्टेट के लिहाज से अगर बात की जाए तो पूंजीगत व्यय के लिए 11 लाख करोड़ से ज्यादा का जो प्रावधान था वो जीडीपी का जो 3.4% है उसको प्रावधान को बरकरार रखा गया है। अवसंरचना के लिहाज से ये अपने आप में एक बड़े जंप की ओर बढ़ता नजर आएगा। एंटरिम बजट में भी हमने देखा था वही बजट के प्रावधान को कैपेक्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो अपने आप में कहीं वही नजर आ रहा। तो आपने देखा किस प्रकार से बड़ी बातें यहां पे दिखाई पड़ रही हैं बजट की। हम वापस चलते हैं हमारे सहयोगी अजय और अशोक के पास। धन्यवाद आर्यन जी इन तमाम बड़ी बातों के लिए। हमारे